हाय एवरीवन, आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, अभी अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट का तो सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस है टियर 1 के। तो देखा जाए तो मोटा-मोटी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपको आपके पेपर को लेकर, राइट? तो आई होप कि आप सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा जो हर प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मतलब क्या हुआ, कोई भी स्ट्रेटजी है ना, कोई भी प्लान एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई भी प्लान आपके लिए है कि नहीं ये भी मैटर करता है टोटली आप पर, कि क्या आपका वो माइंडसेट है, क्या आपके सब्जेक्ट्स उस प्लान के अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है। सपोज दैट किसी ने बताया कि 4 घंटे मैथ्स को दो, 3 घंटे इंग्लिश को दो, 2 घंटे जीएस को दो, 1 घंटे या 2 घंटे जनरल स्टडीज़ को दो। ऐसे ऐसे करके चलो। या फिर कोई बता रहा है कि नहीं 3 पेपर 4 पेपर डेली सॉल्व करो, है ना, मॉक पेपर सॉल्व करो और उसके बाद 1-2 घंटे रिवीजन को दो। देखिए, टोटली डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर लेवल पे हो अभी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो 4-4 मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि कितने भी मॉक दे लो आप, अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो ऑब्वियस है मॉक में उतने अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं, राइट? दैट्स वाई आपको एनालाइज करना है अपने आप को बिना किसी को ब्लाइंडली फॉलो किए हुए। भले ही कोई भी आ जाए कहे कि मेरा AIR 1 आया है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी करो, आपका भी आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत बोल रहा हो। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली काम की, ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें आपको आपके लिए भी हों। तो आपको क्या करना है? पहला पॉइंट है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसका सिलेबस कंप्लीट है, किस में मॉक में प्रॉब्लम आ रहा, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें मेरे को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इस तरीके से जब भी आप अपने आप को एनालाइज़ करते हो तो बहुत सारे पॉइंट पता चलते हैं। तो एक कॉपी और पेन उठाइए और उसको नोट डाउन कर डालिए, जितने भी आपके प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया आपने अपने अंदर। फॉर एग्जांपल कि मेरा इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, रीजनिंग में मेरे को इस पर्टिकुलर 4 टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है, इसके क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। इस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम है ना, आप एक कॉपी कलम उठा के उसको पूरा लिख डालिए। अब आपकी स्ट्रेटजी कैसी बननी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पॉइंट है कि अपने लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, किसी भी इंसान के पास चले जाओगे, भैया दीदी सर टीचर कोई भी हुआ, है ना, कि सर मेरे को एक प्लान दे दो आप, मैं उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करूँगा, है ना, और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 90% चांस है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप खुद से अपना प्लान बना के क्लियर कर सकते हो। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको भी पता है कि इतना कॉमन सेंस, इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर है कि आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओ कि मेरे अंदर क्या कमी है या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो जैसे ही आपको अपनी गलतियाँ से थर्ड स्टेप में पता चल जाती है, जब कॉपी कलम उठा के आपने सारी गलतियाँ लिख लिया, तो अब चौथे स्टेप में ज़रूरत है कि एक पर्सनलाइज प्लान प्रिपेयर करनी। तो पर्सनलाइज प्लान कैसा होना चाहिए? जो आपकी गलतियों को मिनिमाइज़ करे। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंग्लिश में आपके मॉक में पेपर कम आते हैं जबकि सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको पता है कि अगर सिलेबस कंप्लीट है, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है ना, कि हम रिवीजन को भी उतना टाइम देंगे जितना हम मॉक को दे रहे हैं, या मॉक को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट या फिर सारे चीज़ें मैं भूल रहा हूँ या भूल रहे, राइट? तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो जीएस हुआ, चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, इन चारों सब्जेक्ट का अपना एक पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनाइए और आपके पास जो भी अवेलेबल आ रहे हैं, जो भी टाइम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्रायोरिटी के बेसिस पे, है ना। चौथा स्टेप ये हो गया। पाँचवा स्टेप हो गया कि एक माइंडसेट। देखिए, अगर आपका माइंडसेट रहेगा कि नहीं यार ये कैसे होगा, है ना, मेरा तो नहीं होगा, मतलब कि अगर एक नेगेटिव अप्रोच आप लेकर चलोगे तो भले ही कितना भी मेहनत कर लो आप, लेकिन ये नेगेटिव अप्रोच वाला जो फैक्टर है ना, वो एट द एंड आपको दिक्कत करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना, कि मैथ्स में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, है ना, या स्पीड नहीं बढ़ रही, या रीजनिंग में एक्यूरेसी नहीं आ रही, या फिर इंग्लिश में उतने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, या जीएस की कोई दिक्कत हुई, है ना। इन सब चीज़ों को टेकल करने के लिए अगर आपका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा ना, तो आप सोल्यूशन पे काम करोगे, ना केवल प्रॉब्लम पे स्टिक रहोगे, राइट? तो इसलिए पाँचवें पॉइंट में सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड है, इसका मतलब कि जो भी दिक्कत आएगा आपकी प्रिपरेशन में, या फिर जो भी गलतियाँ आप करोगे उस पर वर्क करोगे और उसको क्लियर करोगे। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ऐसा है तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए, है ना, और अपने आप को बेहतर बनाइए। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसका सारा कुछ बताऊँगा वहाँ पे, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।